Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए 11th क्लास से बात कर रहे थे हम 8th चैप्टर से ग्रेविटेशन से। तो अब बात करते हैं, देखिए यहाँ कि ये लास्ट पार्ट होगा वीडियो का। तो देखिए उपग्रह का परिक्रमण काल एक टॉपिक ये रह गया है, और इससे पहले हमने बात की थी कल वेटलेसनेस की, यानी भारीता की। ठीक है, और उसके साथ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सिलेबस से कुछ क्वेश्चन इसमें से हट भी चुके हैं, उससे कोई ज़्यादा वो नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, क्योंकि ये आगे आपके काम आने वाले हैं उपग्रह का परिक्रमण काल से। तो देखिए अब एक प्लेनेट है, आप किसी भी चीज का परिक्रमण काल समझ के चलिए। तो ये आपकी क्या हो गई, एक कक्षा है जिसमें कोई क्या कर रहा है, उपग्रह या प्लेनेट कोई भी करके जा रहा है। ठीक, चाहे तो आप प्लेनेट समझ लें या सैटेलाइट समझ के चलेंगे। यहाँ बीच में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके परितः गति की जा रही है। ठीक, तो अब है क्या, क्योंकि इस हम निकालते कैसे हैं, परिक्रमण काल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल समय से होता है, समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी का मतलब ये वृत्ताकार परिधि है, तो परिधि का मतलब हुआ t बराबर 2πr। ठीक है, यानी अगर r रेडियस की क्या हो, ये कक्षा हो, और अपॉन में 4, तो हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को किससे लिखते थे, v से। अब आप जिसके लिए भी निकाल रहे हैं उसके लिए निकाल सकते हैं, चाहे सैटेलाइट के लिए चाहे प्लेनेट के लिए। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं पृथ्वी और उसके सैटेलाइट के लिए। तो ये हो गई अर्थ, ये हो गया कोई सैटेलाइट। ठीक, अब सैटेलाइट की जो हम ये वेलोसिटी निकाल चुके हैं, कितनी होती है, कक्षीय वेग √r। ठीक है, √rc। ठीक, सोल्व करेंगे इसको तो याद आएगा 2π √rg। अब यहाँ देखिए r का मतलब, यहाँ मैंने पहले ही बोला है r का मतलब होता है यहाँ re प्लस h से। तो h अगर बहुत छोटा हो re से, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं 2π √re अपॉन g से कर सकते हैं। ये आपका क्या होगा, आवर्तकाल का सूत्र होगा, 2π √re अपॉन g। ठीक है, अब देखिए आवर्तकाल सूत्र मैंने आपको मैं बता रहा हूँ कि एक चक्कर पूरा करने में जो कक्षीय है, कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में जो समय लिया जाता है, हम इसको बोलते हैं कक्षीय, यानी परिक्रमण काल। किसका, एक चक्कर पूरा करने में जो समय लिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए क्या। तो क्वेश्चन है आगे हमारा क्या, कि इसमें जो लिखा हुआ है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो जी का मान बढ़ जाएगा। यानी जो पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूम रही है, अगर पृथ्वी ऐसा करना बंद कर दे तो क्या होगा। तो देखिए जो जी है, स्मॉल जी, ठीक है, इसका मान सभी जगह बढ़ जाएगा, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी ध्रुवों को छोड़कर इसका जो स्मॉल जी का जो मान है वो सभी जगह बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जी का मैक्सिमम और मिनिमम मान कहाँ होता है। तो जी का मैक्सिमम मान होता है ध्रुवों पर, मिनिमम मान होता है विषुवत रेखा पर। यानी जो स्मॉल जी है, जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, तो उसका मैक्सिमम मान होता है ध्रुवों पर, मिनिमम मान होता है विषुवत रेखा पर होता है। ठीक है, अब लेकिन अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर पर जाते जाते हो जाता है 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का जो भार है वो 0 होगा। कहाँ, पृथ्वी के केंद्र पर। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक और चीज बता देता हूँ आपको, जो चंद्रमा पर, यानी ये हुआ पृथ्वी का, ठीक है, और जो चंद्रमा पर जो ग्रेविटेशन ये त्वरण होता है gm, मून ऑफ। ठीक, तो ये जो होता है gm, ये होता है 1/6 GeK। ठीक, यानी पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का 1/6। या आप इसको छोड़ के ऐसा कह सकते हैं, पृथ्वी जो चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार होगा, ठीक है, वो 1/6 भाग होगा किसका, जो पृथ्वी पर भार है उस वस्तु का। ठीक है, अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, तो उसका चंद्रमा पर जो भार होगा वो 10 न्यूटन होगा। ठीक है, चंद्रमा पर। ठीक है, यानी 1/6। नेक्स्ट है उपग्रह। देखो उपग्रह पर जो सरल लोलक वाली घड़ियां होती हैं, पेंडुलम से रिलेटेड जो घड़ियां हैं, तो सरल लोलक पर वे काम नहीं, ये वो सॉरी सैटेलाइट पर काम नहीं करती।
और ना ही उनका यूज किया जा सकता है। ठीक है, क्यों नहीं किया जा सकता वो भी बताते हैं। उपग्रहों पर क्या नहीं किया, किनको यूज नहीं किया जाता, सैटेलाइट वाली सैटेलाइट पर किन चीजों का यूज नहीं होता, उपग्रह यानी पेंडुलम वाली घड़ियों का उपयोग नहीं किया जाता, यानी पेंडुलम का उपयोग ही नहीं किया जाता है। अगर ऐसा होगा तो उसका जो, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो पेंडुलम का आवर्तकाल होता है वो क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है, पेंडुलम का आवर्तकाल अनंत हो जाता है। और इसी वजह से जो वे पेंडुलम वाली घड़ियां होती हैं, पेंडुलम से रिलेटेड जो भी चीजें यूज सैटेलाइट पर करेंगे, आवर्तकाल अनंत होने से वो काम करना बंद कर देती हैं। ठीक, अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन, ये जो है H2 और ये वाला दोनों एक क्वेश्चन एक बार ही बताऊंगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। पहले जी, देखिए ये दो सूत्र लिखे हुए हैं, तो जी का मान जो होता है, जो चेंज होता है, तो ये गहराई और ऊंचाई के से रिलेटेड इस तरीके से चेंज होता है। मैंने फॉर्मूला लिखे हैं, जबकि ये हट चुका है आपके लिए, लेकिन इसके लिए मैंने केवल ये सूत्र इसलिए लिखे कि आपको थोड़ा पता रहे कि क्यों कैसे चेंज होते हैं। दूसरा, जो गहराई पर हम जब जाते हैं और ऊंचाई पर जब हम जाते हैं, तो गहराई में जाने वाली जो दर है वो क्या होती है, 2 टाइम्स होती है ऊंचाई पर जाने वाली। ठीक है, ठीक है, यानी गहराई पर जाने वाले का 2 गुना होता है ऊंचाई पर जाते समय जी का मान में कमी होती है। ध्यान रखिएगा, कमी की जो दर होती है वो ऊंचाई पर जाते समय 2 गुनी होती है गहराई के अकॉर्डिंग। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये H2 से भरा जो गुब्बारा है वो चंद्रमा पर ले जाने पर फट जाएगा, या चंद्रमा पर वायुमंडल का न होना एक ही चीज है, या पृथ्वी पर वायुमंडल का होना वो भी एक चीज है। हम इसको पलायन वेग के आधार पर समझ सकते हैं। देखिए, वायु पलायन वेग का मतलब मैंने बताया था आपको कि किसी ग्रह या प्लैनेट पर जो भी चीज है वहां वायुमंडल का उपस्थित हो सकता है, जब वहां जो पलायन वेग है, वहां से कण बाहर निकले तो उसको हम पलायन वेग बोलते हैं, उसके ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकलने के लिए ऐसा वेग जो वहां से पलायन करा दे वो पलायन वेग है। अब चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं हो सकता, आप ये चीज सोचिए कि वहां से जो कण है वायु के वो क्या कर जाते होंगे, पलायन कर जाते होंगे, तभी तो वायु नहीं है। अगर वहां से पलायन नहीं करते तो वहां वायु होती, वहां से पलायन कर जाते इसलिए क्या नहीं है, वायुमंडल वहां है ही नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो पलायन वेग पृथ्वी पर है, मैंने बोला था पृथ्वी के लिए कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये इतना अधिक है किसकी अपेक्षा, जो औसत ऊष्मीय वेग होता है कणों का वायु के, उसकी अपेक्षा ये बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो वायु के कण होते हैं वो इस वेग को प्राप्त कर नहीं सकते हैं और बाहर निकल नहीं सकते हैं, तो इसलिए यही बने रहते हैं वायुमंडल में। लेकिन चंद्रमा का जो पलायन वेग है, चंद्रमा का जो पलायन वेग है वो औसत उसमें जो कणों का औसत उसमें वेग है उससे बहुत कम होता है, जिसकी वजह से चंद्रमा के आसपास वायु इकट्ठी नहीं हो सकती। ठीक है, और जो वायु के कण होते हैं वो चंद्रमा के ग्रेविटेशन फील्ड को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, जिस वजह से वहां चंद्रमा है उस पर वायुमंडल उपस्थित नहीं हो सकता। अब जब हाइड्रोजन के जो अणु हैं गुब्बारे में भरे हुए, वे क्या होंगे, वहां से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे पलायन वेग, क्योंकि वहां पलायन वेग तो है, पलायन वेग से ज्यादा क्या हो गया, हाइड्रोजन के अणु का वेग हो जाएगा। तो जब भी वहां से निकलने की कोशिश करेंगे तो जो गुब्बारे की सतह होगी, सरफेस है, उसको फाड़ देते हैं। इस वजह से क्या होता है, जो गुब्बारा होता है वो फट जाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये आपके लिए आज की वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ सेकंड बुक और नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट बुक यहीं पर आपकी एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना।